Okay, so students, next thing that we are going to discuss is about cost estimating. कॉस्ट एस्टिमेशन के अंदर जैसा कि आपने अभी पढ़ा है, कॉस्ट एस्टिमेशन पढ़ा है, कॉस्ट बजटिंग और कॉस्ट कंट्रोल पढ़ा है. So what comes under cost estimation is after developing a good resource requirement list, project managers and their teams must develop several estimates of the cost for these resources. आपने जब रिसोर्सेज का अंदाज़ा लगा लिया कि आपको जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये चाहिए हैं, इन रिसोर्सेज के साथ चाहिए, तो आपने और आपकी टीम में मिल के कॉस्ट एस्टिमेट करना होता है, जो कि आपको पहले ही बताया है कि आपके प्रोजेक्ट की इनिशियल फेजेस में आता है. Project managers must take cost estimates seriously if they want to complete projects within budget constraints. अब वो बात मैं आपको ऑलरेडी कर चुकी हूँ कि अगर आप बजट कंस्ट्रेंट्स से आगे जाने की कोशिश करते हैं, मतलब बजट को उस तरह से फुलफिल नहीं करते, फॉलो नहीं करते हो, तो इसका मतलब है कि आपका प्रोजेक्ट जो है दैट इज़ नॉट अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट. तो इसलिए आपको अपने प्रोजेक्ट के बजट की कंस्ट्रेंट्स को जो है वो ज़रूर कंसिडर करना होता है. It's important to know the types of cost estimates, how to prepare cost estimates, and typical problems associated with IT cost estimates. अब कॉस्ट एस्टिमेट करते हुए आपको कॉस्ट एस्टिमेट से रिगार्डिंग सारी चीज़ों के बारे में नो हाउ होनी जरूरी है. सबसे पहला जो आपके पास कॉस्ट एस्टिमेशन का एक टूल अवेलेबल है वो है रफ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, रोम बोलते हैं इसको. Rough order of magnitude, as the name suggests, it estimates provide an estimate of what a project will cost. रफ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, शुरू में किया जाता है, मतलब प्रोजेक्ट के स्टार्ट में ही इसको हम एस्टिमेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं रफली. और इसको जो है वो कंसिडर किया ये जाता है कि ये आपको -50 से +100% तक क्वाइट राइट रिजल्ट जो है वो डिलीवर कर सकता है. ऑल्सो रेफर टू एज बॉल पार्क एस्टिमेट, अ गेस्टिमेट, स्वैग और अ ब्रॉड गॉज. सो ये सारे के सारे इसके नाम हैं. Done very early in a project, often 3 or more years prior to project completion or even before a project is officially started, to help project managers make project selection decisions. प्रोजेक्ट की कंप्लीशन से 2-3 साल पहले से ही रफ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो है वो करके कॉस्ट एस्टिमेट की जा सकती है, सिलेक्शन डिसीजंस किए जा सकते हैं. और एक्यूरेसी जो है वो इसकी क्या है, -50 से 100%, मीनिंग दैट द प्रोजेक्ट एक्चुअल कॉस्ट कुड बी 50% बिलो द रॉम एस्टिमेट और 100% अबव. मतलब -50 से 100% का मतलब क्या हुआ कि आपके पास रोम करने से आपका आइडिया जो है वो क्या होगा कि आप -50% गलत रिजल्ट तक जा सकते हैं और +100% ठीक रिजल्ट तक जा सकते हैं. A ROM estimate that actually cost $100,000 would range between $50,000 to $200,000. The accuracy range is often much wider for IT projects. अब नुकसान की जो रेशो है वो कम है और इसकी एक्यूरेसी की रेशो जो है वो ज़्यादा है. ठीक है. ऑफन आईटी प्रोजेक्ट एस्टिमेट फॉर अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आर डबल्ड बिकॉज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ कॉस्ट ओवररन्स. लेकिन आईटी प्रोजेक्ट्स के अंदर जो आपके पास जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के कॉस्ट एस्टिमेट्स हैं वो ओवररन की जो हिस्ट्री है उसकी वजह से ये रेट्स या जो रेशियोज हैं ये डबल कंसिडर किए जाते हैं, क्योंकि कॉस्ट ओवररन की हिस्ट्री जो है वो ज़्यादा है इन आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. बजटरी एस्टिमेट क्या है? अब बजटरी एस्टिमेट ये भी कॉस्ट एस्टिमेशन की ही एक और टेक्निक है. इसके अंदर क्या किया जाता है, दिस इज यूज्ड टू एलोकेट मनी इनटू एन ऑर्गेनाइजेशंस बजट. बजट के अंदर जो है वो आप अपनी जो पैसा है वो उसको इंट्रोड्यूस करवा देते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं अकॉर्डिंगली. मैनी ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप बजट एटलीस्ट 2 years इनटू द फ्यूचर. मतलब 2 साल पहले का जो बजट है वो बना लिया जाता है और उसके अंदर आप कॉस्ट एस्टिमेशन जो है वो ऐड कर देते हैं. Budgetary estimates are made 1 to 2 years prior to project completion. पिछला वाला क्या था, 3 साल पहले जो है वो आप स्टार्ट कर देते थे, 3 या 3 से ज़्यादा साल पहले आप कॉस्ट एस्टिमेट कर लेते थे. बजटरी के अंदर आप 2 सालों का कॉस्ट एस्टिमेट कर सकते हैं, फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं 2 सालों का. द एक्यूरेसी ऑफ बजटरी एस्टिमेट इज टिपिकली -10% to 25%. इसका सक्सेस रेशो भी कंपैरेटिवली इतना ज़्यादा जो है वो नहीं है, लेकिन इसका जो वो है इसका फेलियर रेशो वो भी उतना ज़्यादा नहीं है. लेकिन जो आपका सक्सेस और फेलियर जो सही कंसिडर किया जा सकता है वो रफ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का किया जा सकता है, रोम का किया जा सकता है. A budgetary estimate that actually cost $100,000 would range between $90,000 to $125,000. तो इसमें अगर आप एक्चुअली कॉस्ट जो उसकी एक्चुअल थी वो $100,000 है, तो अगर ज़्यादा हो जाएगी तो वो 125 तक जा सकती है, अगर कम हो जाएगी तो वो 90 तक आ सकती है. अगला है डेफिनेटिव एस्टिमेट. कॉस्ट एस्टिमेशन का तीसरा टूल डेफिनेटिव एस्टिमेट प्रोवाइड एन एक्यूरेट एस्टिमेट ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट, मोस्ट एक्यूरेट ऑफ द थ्री टाइप्स.
मतलब जो टोटल आपने अभी तक 2 पढ़ी हैं और तीसरी ये पढ़े, इन सब में सबसे ज़्यादा जो डेफिनेट या सबसे ज़्यादा एक्यूरेट कंसिडर किया जाता है वो डेफिनेटिव को कंसिडर किया जाता है। Definitive estimates are used for making many purchasing decisions for which accurate estimates are required and for estimating final project costs. डेफिनेटिव एस्टिमेट्स क्यों किए जाते हैं? आपके बनी जो परचेजिंग डिसीजंस हैं उनको आप एक्यूरेट कर सको, आप सही तरह सही जगह पर पैसे इन्वेस्ट कर सको, उसके लिए किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ अ प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स परचेजिंग 1,000 personal computers from an outside supplier in the next 3 months, a definitive estimate would be required to aid in evaluating supplier proposals and allocating the funds to pay the chosen supplier. मतलब अगर आपने 1,000 पर्सनल कंप्यूटर्स खरीदने अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगले आने वाले चंद महीनों के लिए, तो आपके पास जितने भी सप्लायर्स के प्रपोजल्स मौजूद हैं उनमें से किसी एक को चूज किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेटिव एस्टिमेट्स कि कौन सा वाला बेहतर रहेगा उन 1,000 कंप्यूटर्स को खरीदने के लिए। डेफिनेटिव एस्टिमेट्स आर मेड 1 year और लेस प्रायर टू प्रोजेक्ट कंप्लीशन। अब आप देखें कि यहाँ पर फ्यूचर प्रोडिक्शन जो है वो बहुत कम हो गई है। तो सबसे पहले पढ़ा था वहाँ पे प्रोडिक्शन जो थी वो 3 से ज़्यादा ईयर्स की थी, सेकंड वाला जो था उसमें 2 years की थी और अब इसके अंदर 1 साल की है। इसी वजह से ये ज़्यादा डेफिनेटिव भी है क्योंकि आप ज़्यादा फ्यूचर के क्लोज होते जा रहे हैं, तो आपके पास ज़्यादा प्रोडिक्शन रेशो उस तरह से नहीं रही है जिस तरह से आपको ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन को एस्टिमेट करना हो तो फिर आपकी प्रोडिक्शन रेशो जो है वो ज़्यादा होती है। एक्यूरेसी रेंज इज नॉर्मली -5 to 10%, और जो आपकी एक्यूरेसी रहेगी वो आपकी जो है वो अगर कम होगी तो -5 हो जाएगी और अगर ज़्यादा होगी तो 10% होगी। यहाँ पे अब आपको उन्होंने वो सारा का सारा टेबल जो अभी आपने अलग-अलग तीनों टूल्स पढ़े हैं कॉस्ट एस्टिमेशन के, वो उन्होंने यहाँ पर आपको टेबल की फॉर्म में दे दिया है। सबसे पहले रोम के बारे में बताया है, कब रोम किया जा सकता है, क्यों किया जा सकता है और ये कितना एक्यूरेट होता है, वही सारी बातें जो आपने पीछे पढ़ी हैं। अर्ली इन द लाइफ साइकिल 3 से 5 साल पहले ही कर लिया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि आपको जो कॉस्ट के सिलेक्शन डिसीजंस हैं वो पता चल सकें कि आपने क्या एस्टिमेट करना है अपने जो है सिलेक्शन के लिए, और उसकी एक्यूरेसी क्या है। नेगेटिव में मतलब कम होगा तो 50% और अगर ज़्यादा होगा तो 100%, मतलब डबल हो सकता। अगला जो था वो बजटरी कॉस्ट था, उसके अंदर जो आपकी वेंट डन था वो 1 to 2 years था। और ये क्यों था कि आप बजट के अंदर अपने पैसे जो है वो इन्वेस्ट कर सकें, और इसकी एक्यूरेसी क्या थी -10 से 25, और इस तरह से आखिरी जो डेफिनेटिव था वो था 1 साल के अंदर अंदर आप उसको एस्टिमेट कर सकते हैं। और ये क्यों था? ताकि आप अपनी परचेजेस के ऊपर एस्टिमेटेड पैसे लगा सकें, और इसके लिए आपकी एक्यूरेसी जो थी वो -5 to 10%। So this is the whole tabular form or whole comparison of 3 of the cost estimation tools. It is important to provide supporting details, assumptions, project scope, work breakdown structures using computing estimates so that it will be easier to prepare updates are needed or similar estimates on other projects. तो अगर आपके पास ये बाकी की सारी चीज़ें भी आ जाएंगी, assumptions आ जाएंगी, प्रोजेक्ट का स्कोप आ जाएगा। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि प्रोजेक्ट का स्कोप जो है वो आपका आउटपुट के तौर पर आपके WBS तक ही जाता है। तो ये जो है अगर आपके पास आ जाएगा तो आपके लिए आसानी हो जाएगी आपकी कॉस्ट एस्टिमेशन की। आपके पास कॉस्ट एस्टिमेशन के डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना और बाकी टाइप्स के बारे में सोचना जो है वो कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा। कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान क्या है? सबसे पहले, कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान इज अ डॉक्यूमेंट दैट डिस्क्राइब हाउ द ऑर्गेनाइजेशन विल मैनेज कॉस्ट वेरिएंस ऑन द प्रोजेक्ट। अब क्योंकि प्लान की बात आ गई है, आप सबको पता है कि ये शुरुआत की बात होगी और एक ऐसा डॉक्यूमेंट बन जाएगा जो कि आपको बताएगा कि आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चलने वाले प्रोजेक्ट के ऊपर कितना पैसा लगाना है और आपने अपने जो कॉस्ट वेरिएंस है उसको किस तरह से मैनेज करना है। कॉस्ट वेरिएंस क्या होगा? आपके पास एक्चुअल होगा और आपके पास जो है वो एस्टिमेटेड होगा। तो एक्चुअल माइनस एस्टिमेटेड जो है वो आपका कॉस्ट वेरिएंस होगा। फॉर एग्जाम्पल, हाउ टू रिस्पॉन्ड टू प्रपोजल्स फ्रॉम सप्लायर्स दैट आर हायर और लोअर देन एस्टिमेट्स। किस तरह से आपने अपने एस्टिमेट से ज़्यादा या एस्टिमेट के कम वाले सप्लायर्स को प्रपोजल्स को रिस्पॉन्स करना है। हो सकता है कि जो आपके एस्टिमेट से ज़्यादा है और आप उनसे काम करवाना चाह रहे हैं तो आपका कोई डेफिनेट रिस्पॉन्स होगा, तो वो हो सकता है कि अपने उस प्राइस रेंज को भी, अपनी कॉस्ट रेंज को कम करने की कोशिश करें फॉर यू। A large percentage of total project costs are often labor costs, so project managers must develop and track estimates for labor. सबसे ज़्यादा जो पैसा प्रोजेक्ट कॉस्ट का जाता है वो कह रहा है कि वो लेबर के ऊपर जाता है। तो आपके प्रोजेक्ट मैनेजर को चाहिए कि वो अपने लेबर्स के लिए सबसे पहले कॉस्ट एस्टिमेट को ट्रैक कर लें। Many organizations estimate the number of people or hours they need by department or skill over the life cycle of a project. अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने अपने इदारे के अंदर लेबर्स को रखा किस तरह से है।
उन्हें वर्किंग डेज के ऊपर रखा है, वर्किंग आवर्स के ऊपर रखा है, उनके स्किल सेट के ऊपर रखा है, या किस तरह से आपने उस कॉस्ट को मैनेज करना है, तो ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। कॉस्ट एस्टिमेशन टूल्स एंड टेक्निक्स, दो तरह के टूल्स कॉस्ट एस्टिमेशन के आपके पास टूल्स एंड टेक्निक्स है। एक जो है आपके पास टॉप डाउन और दूसरा आपके पास बॉटम अप। टॉप डाउन को एनालॉगस भी बोलते हैं और बॉटम अप एक्टिविटी को आप एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग भी बोलते हैं। अच्छा, अब इसमें फ़र्क क्या है? टॉप डाउन, जैसा कि आपको पता है कि जनाब टॉप पे आपके पास एक कोई बल्क में चीज़ होगी और आप उसकी डिवीजन करने लग जाएंगे इनटू पीसेस और आप कहेंगे कि नाउ दिस इज टॉप डाउन। ऐसा ही है, इसी को कहते हैं टॉप डाउन या एनालॉगस। तो अब यहाँ पे वो ये क्या कह रहा है कि आपने use the actual cost of a previous similar project as a basis for estimating the cost of the current project। आपने पहले जो भी कोई इस तरह के इस नौयत के प्रोजेक्ट किए हैं, जिस तरह का आपने अब प्रोजेक्ट पकड़ा है, उसको इस्तेमाल करें और उसी के एस्टिमेशन को आप यूज करें। मतलब आपके पास एक ऑलरेडी एस्टिमेशन मौजूद है और आपने उसको अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से इस्तेमाल करना डिवाइड कर दिया। How similar the current and previous projects are determines the accuracy of the estimate using different language or hardware can skew the estimate। जाहिर सी बात है, अगर आप टूल टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट्स वगैरह को बदलेंगे तो आपकी जो एस्टिमेट है वो उस तरह से नहीं रहेगी, चेंज हो जाएगी। अगर आपके पास एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा, सिमिलैरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो जितनी ज़्यादा सिमिलैरिटी होगी आपके एस्टिमेशन की करेक्शन के चांसेस उतने ज़्यादा हो जाएंगे। अगली चीज़ है आपके पास बॉटम अप एस्टिमेट। बॉटम अप एस्टिमेट में क्या होगा कि आपने जो है वो एक एस्टिमेट निकाला है वर्क आइटम का या एक एक्टिविटी का, और आप उस एक्टिविटी को सम अप करेंगे रिवर्स डायरेक्शन में और आप बताएंगे कि टोटल एस्टिमेट ये बना है। ओके, so involve estimating individual work item or activities and summing them to get a project total। तो आपने क्या किया, इनको अलग अलग से सॉल्व किया और इनको अलग अलग से सॉल्व करने के बाद आपने उसका सम किया और सम करने के बाद आपने अपने प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट एस्टिमेट बताई। The smaller the work item, the better the estimate, but these estimates are usually time intensive and expensive to develop for sure। जितने ज़्यादा डिकम्पोज होते जाएंगे उतने ज़्यादा आपके लिए ये चीज़ एक्सपेंसिव होती जाएगी और उतनी टाइम इंटेंसिव होती जाएगी, आपको उतना ही ज़्यादा जो है उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। लेकिन जितने डीपर होते जाएंगे उतने ज़्यादा क्लियर और उतने ज़्यादा एक्यूरेट होते जाएंगे। अगला कॉस्ट एस्टिमेशन टूल जो इस्तेमाल हो सकता है वो है पैरामीट्रिक मॉडलिंग। एज द नेम सजेस्ट, आप पैरामीटर से डिसाइड करेंगे कि आपने एस्टिमेशन क्या रखनी है अपने इस स्पेसिफिक जो है प्रोजेक्ट में। तो यूजेस प्रोजेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स और पैरामीटर्स इन अ मैथमेटिकल मॉडल टू एस्टिमेट प्रोजेक्ट कॉस्ट। अब यहाँ पर आपने क्या यूज करना है, पैरामीटर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज करना है अपने प्रोजेक्ट और उसकी कॉस्ट को एस्टिमेट करना। फॉर एग्जाम्पल, a model might provide an estimate of $50 per line of code for a software development project based on the programming language, level of expertise of the programmers, size and complexity of the data involved, etc। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये किस में आ जाएंगी, आपके पैरामीटर्स में आ जाएंगी। कि आपने कोई एक कोड डेवलप करना है 50 और वो कह रहा है कि इसका कॉस्ट एस्टिमेट क्या है, $50 है पर लाइन। और आपके जो है अब इसके ऊपर जो एस्टिमेट है ये कम ज़्यादा हो सकता है, किन बुनियादों पे हो सकता है कि आप जिस प्रोग्रामर से वो काम करवा रहे हैं उसका लेवल क्या है, उसके पास एक्सपर्टीज कितनी है, आपके पास आपके कोड का साइज क्या है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, आपका डेटा कितना इन्वॉल्व है उसके अंदर, ये सारी की सारी चीज़ें पैरामीटर्स बन जाएंगी। जब ये पैरामीटर्स बन जाएंगी तो आपके पास जो एस्टिमेट आएगा वो आएगा पैरामीट्रिक मॉडलिंग का। Some models may be simpler, such as $10,000 ballpark estimate per workstation in a large office automation project based on history of similar projects during the same time period। तो कह रहा है कि कुछ मॉडल जो हैं वो आसान होते हैं, जैसे कि $10,000 बॉलपार्क एस्टिमेट पर वर्क स्टेशन। उसने कहा कि जी जो है वो आपका आपने एस्टिमेट किया है कौन से उसके थ्रू किया है, आपने एस्टिमेट किया है रफ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के थ्रू, और रफ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के थ्रू आपने अंदाज़ा लगाया है कि आपके पास जो आपका कॉस्ट एस्टिमेट आ रहा है वो $10,000 का आ रहा है। किसके लिए आ रहा है, एक ऑफिस ऑटोमेशन प्रोजेक्ट के लिए आ रहा है। तो वो कह रहा है कि अगर आपके पास हिस्ट्री है सिमिलर प्रोजेक्ट की उसी सेम टाइम के अंदर, तो हो सकता है कि ये $10,000 वुड बी एनफ। और अगर आपके पास इस तरह का कोई भी हिस्ट्रिकल जो एविडेंस है वो नहीं है, तो फिर आपका रफ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो है वो इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा करेक्टिव रिजल्ट ही प्रोड्यूस करते हैं।